सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है रूही के घर से, जहाँ पर सुबह सुबह उनकी मेड मिंजू घर जा रही थी और मिंजू यहाँ पर गेट खोल पाती कि तभी वो नोटिस करती है कि मेन गेट तो खुला पड़ा है। साथ साथ जब मिंजू घर में एंट्री लेती है तो रूम में से काफ़ी गंदी बदबू भी आ रही थी। सारे रूम्स के कर्टेन्स बंद हुए पड़े थे, जिसके चक्कर में पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था। जिसके बाद मिंजू एक एक रूम में जाकर सारे कर्टेन्स ओपन करती है और जैसे ही मिंजू रूही के फादर के रूम में घुसती है तो वहाँ पर रूही के फादर की डेड बॉडी देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन वाले आ जाते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के हेड का नाम है पार्क और वहीं पे उसके अंडर काम कर रहा है चाय। यहाँ पर पार्क देखता है कि रूही के फादर की डेथ हुई है स्वॉर्ड की बॉडी के आर पार होने की वजह से। इवन रूही की मदर की भी यहाँ पे डेथ हो चुकी है, जहाँ पर मर्डरर ने रूही की मदर की चेस्ट पर सीजर से स्टैब करा हुआ था। साथ साथ जिस रूम में उनकी बॉडी पड़ी हुई थी उस रूम का टेम्परेचर बिल्कुल ही हाई कर दिया था, जिसके चलते रूही की मदर की बॉडी पूरी की पूरी सूज चुकी थी और इवन पहचान में भी नहीं आ रही थी। बट मिंजू ने उनकी बॉडी ज्वेलरी के थ्रू पहचान ली। जिसके बाद पार्क मिंजू से भी पूछताछ करना शुरू कर देता है, जहाँ पर मिंजू का मानना ये था कि इनके घर में ना ही कोई बाहर से आया करता था और ना ही ये लोग बाहर जाया करते थे। रूही के पेरेंट्स जो है दोनों के दोनों अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते थे और इतना ज़्यादा अपने काम को पसंद करा करते थे, जिसके चलते इन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता था बाकी कामों में। मिंजू पार्क को ये सब कुछ बता ही रही थी कि इतने में वहाँ पर चाय आकर मिंजू से पूछने लगता है कि इनकी फैमिली फ़ोटो में जो छोटी बच्ची है वो अभी कहाँ पर मौजूद है। जिसे सुनते ही मिंजू वापस से शॉक्ड हो जाती है और मिंजू को याद आता है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में वो तो रूही के बारे में भूल ही गई। अब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में मियोंजुन को दिखाया जाता है, जिसे मालूम पड़ गया था कि रूही के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद मियोंजुन तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और सबसे पहले हयान को कॉल करते हुए उससे पूछने की कोशिश करता है कि अब उसे क्या करना चाहिए रूही का, लेकिन हयान मियोंजुन का कॉल पिक नहीं करती। जिसके बाद मियोंजुन तुरंत ही एक खुले पार्क में जाता है और वहाँ पर जाकर अपने फ़ोन और अपने कार को जला देता है ताकि मियोंजुन के खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। अब सीन मियोंजुन के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर कूड़े वाला मेन गेट को तोड़कर सारे घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वहीं पे रूही भी जो है जाग चुकी थी और रूही कम तेज़ नहीं थी, जिसके चलते रूही तुरंत ही गेट के पीछे छुप जाती है और जैसे ही कूड़े वाला उसके रूम में आता है तो ज़ोरदार उसके सर पे मारकर घर से भाग जाती है। यहाँ पर कूड़े वाले को इतनी तेज़ चोट नहीं आई थी, जिसके बाद वो कूड़े वाले एक ईविल सी स्माइल देता है और तुरंत ही रूही को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। कुछ ही देर में मियोंजुन भी अपने घर में पहुंच चुका था, जहां पर मियोंजुन अपने मेन गेट को टूटा हुआ देख और रूही को घर में ना देख तुरंत ही गली गली रूही को ढूंढना शुरू कर देता है। जिसके बाद मियोंजुन, रूही और कूड़े वाला सभी के सभी गली गली भागना लग जाते हैं। यहाँ पर मियोंजुन जो है रूही को आवाज़ लगा रहा होता है, जिसके चलते रूही को अचानक से मियोंजुन की आवाज़ आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि रूही पीछे मुड़कर मियोंजुन के पास जा पाती, इतने में कूड़े वाला रूही को किडनैप कर लेता है और तुरंत ही उसे बेहोश कर अपनी ट्रॉली के अंदर बंद कर लेता है। यहाँ पर वो कूड़े वाला ठीक मियोंजुन के सामने से गुजरता है, जहाँ पर शुरुआत में मियोंजुन कूड़े वाले से पूछने लगता है कि क्या तुमने छोटी बच्ची को देखा, और ऑफ कोर्स कूड़े वाला साफ साफ मियोंजुन को मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर भले ही मियोंजुन रूही के साथ ज्यादा टाइम तक ना रहा हो, लेकिन जितना भी रहा है दिल से रहा है, जिसके चलते मियोंजुन को एहसास हो जाता है कि कूड़ा वाला शायद से उससे कुछ छुपा रहा है। इतने में मियोंजुन को ट्रॉली में से रूही का पैर दिख जाता है, जिसके बाद मियोंजुन और कूड़े वाले के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद कूड़े वाला जैसे ही अपने आप को हारता हुआ देखता है तो तुरंत ही ट्रॉली को नीचे ढलान की तरफ फेंक देता है, जिसके चलते रूही की बॉडी तुरंत ही उछल जाती है। लेकिन इससे पहले कि रूही को चोट लग पाती, मियोंजुन सही टाइम पर रूही को अपनी बाहों में पकड़कर खुद चोट खा लेता है, लेकिन रूही को बचा लेता है। इसके बाद अब सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जब हयान मियोंजुन को कन्विंस करने में लगी हुई थी रूही की किडनैपिंग के लिए, जहाँ पर मियोंजुन शुरुआत में साफ मना कर देता है, क्योंकि मियोंजुन को भी मालूम है उसकी भी एक बेटी है और वो भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी को भी कोई नुकसान पहुंचाए। जिसके बाद हयान मियोंजुन को बताती है कि रूही उनके लिए बेस्ट केस है, क्योंकि रूही के पेरेंट्स कभी भी मीडिया के सामने अपनी बातें नहीं फैलाना पसंद करते, जिसके चलते वो ऑफ कोर्स रूही की किडनैपिंग के बारे में पुलिस वालों को कभी भी कंप्लेन दर्ज नहीं करेंगे। साथ साथ यहाँ पर हयान मियोंजुन को ये भी बताती है कि रूही के पेरेंट्स रूही को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, जिसके चलते वो रूही के साथ काफ़ी बार मारपीट भी करे हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रूही उठ चुकी थी और उठते ही सबसे पहले मियोंजुन को पापा कहते हुए उठाती है।
नेक्स्ट सीन में पार्क रूही के घर के बेसमेंट में जाता है, जहां पर वो देखता है कि रूही के पेरेंट्स ने बेसमेंट में पूरा का पूरा लैब क्रिएट करा हुआ था और शायद से वो किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च भी कर रहे थे। जिसके बाद पार्क रूही के रूम में जाता है और दंग रह जाता है, क्योंकि रूही का रूम बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी 11 साल के बच्चे का रूम होगा, क्योंकि रूही का रूम की जितनी भी बुक्स थी या कॉपीज़ थी वो बिल्कुल ही हाई लेवल की थी। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि रूही काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी है। जिसके बाद पार्क ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने बॉस के सामने प्रेजेंट करता है, जहाँ पर बॉस को भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन हो सकता है रूही के पेरेंट्स को मारने के पीछे। इसके बाद बॉस पार्क को सबसे पहले ड्यूटी देता है रूही के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स केस के बारे में तो आगे इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट है रूही का सेफ होना। इसके बाद पार्क सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जहाँ पर पार्क को मालूम पड़ता है कि रूही के पेरेंट्स ने 20 तारीख को ही अपने घर से किसी रीजन की वजह से सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा उतरवा दिए थे। पर ऑफ कोर्स रूही के पेरेंट्स काफ़ी हाई फाई सोसाइटी में रहते थे, तो आसपास तो सीसीटीवी कैमरा का बनता ही बनता था होना। जिसके बाद फाइनली पार्क को जो है एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिल जाती है, जिसके अंदर म्योंजन और रूही दोनों के दोनों कैप्चर हो चुके थे। लेकिन म्योंजन के कैप की वजह से पार्क को म्योंजन का फेस नहीं रिवील हो पाता। अब रूही को किडनैप करे हुए तीसरा दिन हो चुका था, जहां पर म्योंजन सुबह सुबह अपने घर में जाकर सारा जरूरत का सामान एक बैग में पैक करके उस घर को छोड़ छाड़ के निकल जाता है, क्योंकि अब उस घर में म्योंजन का रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। जिसके बाद बाहर आते ही म्योंजन सबसे पहले हेयान को कॉल मिलाता है, जहाँ पर अभी भी स्टिल म्योंजन का कॉल हेयान पिक नहीं कर रही थी। जिसके बाद म्योंजन हेयान को एक वॉइस मैसेज भेजता है कि वो अब जा रहा है रूही को लेके पुलिस स्टेशन, यानी कि अपना गुनाह कबूल करने के लिए, क्योंकि म्योंजन ने जो कांड किया है उससे बड़ा कांड तो ऑलरेडी हो चुका है और इसके चलते शायद से म्योंजन को रूही को किडनैप करने के जुर्म में जेल भी जाना पड़ सकता है। तो म्योंजन जब तक जेल में रहे तो हेयान उसकी बेटी का ध्यान रखे। लेकिन ऑफ कोर्स स्टिल हेयान जो है म्योंजन का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी, ना ही कॉल पिक कर रही थी, जिसके चलते म्योंजन लास्ट टाइम अपनी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि म्योंजन को भी नहीं मालूम कि इसके बाद वो अपनी बेटी को कब देखेगा। लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद म्योंजन को गुड न्यूज़ मिलती है कि ऑलरेडी किसी ने म्योंजन की बेटी के सर्जरी के पैसे सबमिट कर दिए हैं और इसके अकॉर्डिंग म्योंजन की बेटी का 5 तारीख को सर्जरी भी जो है बुक हो चुका है। और इवन जिसने ये पैसे सबमिट किए हैं उसने अपना नाम म्योंजन लिखा हुआ है, यानी कि रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये पैसे जो है म्योंजन ने ही भरे हैं। खैर वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पार्क हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर रूही के फादर काम करा करते थे, ताकि इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी बहुत और हेल्प मिल सके। वहाँ पर जाने के बाद पार्क को पता चलता है कि रूही के फादर मदर की ज़्यादा बनती नहीं थी। इवन काफ़ी बार रूही के फादर काफ़ी तेज़ आवाज़ में अपनी बीवी से बात कर लेते थे कॉल पे, और साथ ही साथ कुछ टाइम बाद रूही के फादर सिंगापुर भी जाने वाले थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ नहीं। पार्क को ये सब इन्फॉर्मेशन मिली ही थी कि तभी अचानक से पार्क को एक न्यूज़ मिलती है कि किसी ने खुले मैदान में अपनी गाड़ी जलाई है। थोड़ी देर में वहाँ पर पार्क पहुँच जाता है, जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि म्योंजन को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी जलाने का, क्योंकि म्योंजन ने भले ही अपनी गाड़ी जला दी थी, लेकिन स्टिल जो उसका फ़ोन था वो अभी भी सही सलामत था, यानी कि पार्क उस फ़ोन के सिम को अभी भी स्टिल रिकवर कर सकता था। इसके बाद पार्क और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए सीसीटीवी कैमरा शॉप में जाता है, जहाँ का कनेक्शन रूही के घर से लगा पड़ा था। यहाँ पर सियोल, जिसका मेन काम था रूही के घर के सीसीटीवी कैमरा को देखना, उसका मानना था कि रूही के फादर कभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, और जब 20 तारीख आई तो उन्होंने जो है हमसे यही कहा कि सीसीटीवी कैमरा अपना उतरवा लो। हमें लगा कि शायद से वो हमारी शॉप से अपना कनेक्शन काट कर कहीं और शॉप से जो अपना कैमरा का कनेक्शन लगवाने वाले हैं, जिसके चलते मैंने ना ही उनसे कुछ पूछा और इवन ना ही वो ज़्यादा बात करते थे, जिस वजह से उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। ऑफ कोर्स हर विक्टिम अपने गुनाह को तो कबूल नहीं करता है, जिसके चलते पार्क सियोल को चेक करने के लिए सियोल के फ्रेंड के पास जाता है, जहाँ पर सियोल का फ्रेंड बोलता है कि हाँ, मैं सियोल के साथ उस दिन था और हम लोग जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, हम 6 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। यहाँ पर सियोल के फ्रेंड का मानना ये था कि सियोल काफ़ी काइंड नेचर का है, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ सियोल का फ्रेंड ये भी कहता है कि मैं सियोल के लिए पूरा श्योर नहीं हूँ,
क्योंकि हाँ, भले ही सी ऑल काइंड नेचर का है, लेकिन काफ़ी बार लोग अपनी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते हुए उल्टा काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उन पर लोगों का शक कम जाएगा, क्योंकि वो लोगों की नज़रों में काफ़ी अच्छे हैं। अब वहीं पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि म्योन जुन रूही को एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में लेके गया हुआ होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सुबह से रूही भूखी थी। यहाँ पर म्योन जुन ने पुलिस के पास जाने का प्लान कैंसिल कर लिया था जब तक उसकी बेटी का अच्छे से सर्जरी का इलाज ना हो जाए, जिसके बाद अब जाकर फाइनली म्योन जुन को ह्यान का कॉल आता है। ह्यान ऑलरेडी शॉक्ड में थी और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसे भी जस्ट ही न्यूज़ मिली है कि रूही के पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। साथ साथ यहाँ पर म्योन जुन ह्यान पर चिल्लाता भी है, क्योंकि ह्यान को इवन इतना तक नहीं मालूम कि म्योन जुन की बेटी का सर्जरी की बुकिंग हो चुकी है। इसका मतलब यही है कि ह्यान बिल्कुल भी म्योन जुन की बेटी का ध्यान नहीं रख रही और ना ही इवन उससे मिलने जा रही है। यहाँ पर म्योन जुन ह्यान को थोड़ा और डांट पाता कि इतने में अचानक से रूही को कुछ होता और वो वहीं पर बेहोश जाती है। ये देखकर म्योन जुन काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि एक तो पुलिस वाले उसे ढूंढने में लगे पड़े हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और की बेटी है जिसे म्योन जुन ने किडनैप करा है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर रूही को कुछ ज़्यादा हो गया तो ऑफ कोर्स म्योन जुन को और भी बड़ी सज़ा मिलने वाली है, जिसके चलते म्योन जुन तुरंत ही रूही को गोदी में उठाता है और तुरंत ही हॉस्पिटल एडमिट कर देता है। एडमिट तो कर देता है रूही को, लेकिन तभी एक नर्स आती है और म्योन जुन को फॉर्म फिल करने के लिए कहती है। यहाँ पर ऑफ कोर्स फॉर्म फिल करते टाइम म्योन जुन काफ़ी बुरा वाला फंस जाता है, क्योंकि अगर वो रूही की इन्फॉर्मेशन डालेगा तो 2 मिनट में पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे और तुरंत ही जेल के अंदर डाल लेंगे। और म्योन जुन 5 तारीख से पहले जेल नहीं जाना चाहता है, भले ही अपनी बेटी को एक बार ठीक ठाक देखने के बाद म्योन जुन कितने टाइम के लिए भी जेल चले जाए। जिसके बाद म्योन जुन फॉर्म के अंदर अपना नाम तो डालता है, लेकिन पेशेंट की जगह अपनी रियल बेटी का नाम डाल देता है। और यहाँ पर हल्की सी म्योन जुन की भी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब फॉर्म रजिस्टर हो रहा था कि तभी अचानक से सर्वर डाउन हो जाता है। और ये ऑफ कोर्स म्योन जुन की तो गलती नहीं थी, जिसके चलते म्योन जुन को जो है अंदर भेज दिया जाता है हॉस्पिटल के, ये कहते हुए कि जब सर्वर ठीक हो जाएगा तो वो लोग फॉर्म वापस से सबमिट कर देंगे। यहाँ पर म्योन जुन को मालूम पड़ता है कि रूही ने कुछ ऐसा खा लिया था जिससे रूही को एलर्जी थी। ये बात सुनकर म्योन जुन का जो रिएक्शन होता है ऑफ कोर्स ये डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो रूही का फादर था। वहीं पे दूसरी तरफ थोड़ी देर में सर्वर भी ठीक हो चुका था, जिसके बाद जो फॉर्म को सबमिट करने में लगा पड़ा था वो देखता है कि जिस पेशेंट का नाम म्योन जुन ने लिखा हुआ है वो ऑलरेडी एक हॉस्पिटल में भर्ती है। होना क्या था, वो पर्सन जाकर बाकी डॉक्टर्स को भी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही पुलिस को कॉल मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इवन एक नर्स ये भी नोटिस कर लेती है कि रूही के हाथों में काफ़ी सारे चोट के निशान हैं, जिसके थ्रू उस नर्स को ये लगता है कि म्योन जुन शायद से इसे मारा भी करता है। ऑफ कोर्स जब ये सारी बातें डॉक्टर्स लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमें पुलिस को कॉल मिलाना चाहिए, ये सारी बातें चुपचाप से म्योन जुन भी सुन लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रूही ऑलरेडी बेड रेस्ट पे थी। कि तभी अचानक से म्योन जुन की किस्मत खुलती है और रूही भी जो है उठ जाती है। यहाँ पर रूही कहती है कि मुझे वॉशरूम लग रही है, तो आप ग्लूकोज की बोतल लो और मेरा बैग पकड़ो और मुझे वॉशरूम लेके चलो। यहाँ पर म्योन जुन भी हल्का सा कंफ्यूज था कि रूही को वॉशरूम लगी हुई है तो वो अपना बैग क्यों लेके जाना चाहती है, लेकिन गेस व्हाट, रूही जैसी वॉशरूम की तरफ घुसती है तो तुरंत ही अपने हाथ से ग्लूकोज की बोतल को हटाकर तुरंत ही म्योन जुन से वहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन ऑफ कोर्स म्योन जुन के फॉर्म सबमिट करने की वजह से पुलिस वालों को अब पूरी की पूरी म्योन जुन की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जहाँ पर पुलिस वाले भी हल्का सा कंफ्यूज थे कि म्योन जुन उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या फिर म्योन जुन है पागल, क्योंकि उसने जब फॉर्म सबमिट करा तो उसने अपनी बेटी का नाम लिख दिया, वो भी रियल डॉटर का नाम। यानी कि अगर उन्हें म्योन जुन को पकड़ना है तो साफ सीधी बात म्योन जुन की बेटी पकड़ लो। वहीं पे दूसरी तरफ म्योन जुन और रूही भी दोनों के दोनों भागते भागते काफ़ी दूर आ चुके थे, जिसके बाद म्योन जुन रूही से सवाल करने लगता है कि वो भी कैसी है और साथ ही साथ उसने भागने के लिए क्यों बोला, जिस पर यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में जब पिछली रात म्योन जुन रूही को ढूंढने में लगा था गली गली, तो यहाँ पर म्योन जुन रूही को रूही के रियल नाम से पुकारता है, जो कि ऑफ कोर्स उसी टाइम ही रूही नोटिस कर लेती है, लेकिन कुछ भी म्योन जुन को इसके बारे में नहीं बोलती। लेकिन अब जाकर रूही म्योन जुन से सवाल करती है कि एक्चुअली में म्योन जुन है कौन उसका, और वो क्यों रूही को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा है, और साथ साथ क्यों म्योन जुन पुलिस से बचने में लगा है। और यहीं पे हमारी एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me